नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में अमूमन हम एक मौजू के साथ उस पर तफसीली जायजा लेते हैं और हर पहलू से बात करते हैं अपने मेहमानों के साथ। आज खबर खास में हमारे साथ दो मौजूआत हैं। एक मौजू जो तेलंगाना का है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जब से जारी हुआ उसके बाद किस तरह के इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर यहाँ हालात हैं और कैसे यहाँ लगातार खुदकुशी का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो सड़कों पर है, वो लगातार इसको लेकर एहतजाज कर रहा है। दूसरा एक ख़ास मौजू है कि क्या माह रमज़ान में या रमज़ान के दौरान जब मुसलमान रोज़े से होते हैं उस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नरमी की जाएगी कि जो रमज़ान में वोटिंग के औकात हैं उसमें थोड़ी तब्दीली की जाए। इसकी उम्मीद बंध गई है। तो आज इन्हीं दो ख़ास मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबात का मौसम है और इंतखाबात के दौरान ही कई बार ऐसे मुद्दे आए, ऐसे मौज़ूआत आए जो कहीं न कहीं जिसके बारे में यह कहा गया कि ये नफरत फैलाने वाले भी हो सकते हैं या मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा देने वाले हो सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें आती रहीं जिससे ऐसा लगा कि नहीं, मुल्क में जितने भी तरह की कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी तरह के शहरी हैं, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो किसी रंग, नस्ल या किसी इलाके के रहने वाले हों, उनमें जो जमहूरियत के तई यकीन है वो भी मुकम्मल है और जो जमहूरी इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नज़र में भी तमाम शहरी की लगभग जो है अहमियत एक जैसी है। और इसी के तहत अपने इसी हक को के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक अर्जी दायर की गई थी। अब आम चुनाव के बकिया बचे 3 मरहलों में से 2 रमज़ानुल मुबारक में होंगे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद भी कुछ हलकों से इन तारीखों पर सवाल उठाए गए थे और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अर्जी पर गौर करने को कहा है। अर्जी गुजार ने वोटिंग का अमल 7 बजे की बजाय यानी सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे से शुरू करने की गुजारिश की है। गुजारिश ये बिल्कुल नहीं है कि रमज़ान में इंतखाबात न करवा जाएं, बल्कि सिर्फ ये गुजारिश की गई है कि क्या ये मुमकिन है कि जो मुसलमान रोज़े से होते हैं और सुबह उनके लिए जगना फिर से एक बार मुश्किल होता है चूंकि वो सहरी के लिए जगते हैं, तो क्या सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जो शुरू होता है उसकी बजाय सुबह 5 बजे से वोटिंग का अमल शुरू किया जा सकता है। इस बारे में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो इस अर्जी पर गौर करे। तो ऐसे में उम्मीद थोड़ी बंध जाती है और साथ ही साथ इस अमल से जो भरोसा है, यकीन है मुल्क के शहरियों का, मुल्क के ऐसे इदारों पर, आईनी इदारों पर, वो बढ़ भी जाता है। अब अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बारे में नरमी हो जाती है तो जाहिर है कि ये भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस खास मौजू पर हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महमूद प्राचा जो एडवोकेट हैं, ये लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे दूसरे साथी पैनलिस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर मतीन खान जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी मुस्लिम लीग के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर मतीन, क्या एक मांग जो पहले कुछ हलकों से ये मांग आई थी कि रमज़ान में इंतखाबात क्यों हो रहे हैं, रमज़ान से पहले या उसके बाद शिफ्ट कर दिया जाए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। उस पर कई तरह से ये बातें आई कि रमज़ान में ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो बहुत कमज़ोर हो जाता है और इतना बड़ा काम है जो वो नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है। बहुत सारे मुश्किल काम रमज़ान में होते रहे। लेकिन ये जो एक अर्जी आई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है इलेक्शन कमीशन से कि इस पर गौर किया जाए कि 7 बजे की बजाय सुबह 5 बजे इलेक्शन क्या शुरू कराए जा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी एक साजिश है। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इतना लंबा इलेक्शन टाइम क्यों हो रहा है। 11 अप्रैल से 23 मई एक बड़ा अहम सवाल है। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है कि इस देश के अंदर जो बहुत यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, इजराइल है, चीन है,
हम ब्रिटेन का मॉडल लेते हैं, इटसेल्फ ब्रिटेन में भी बैलेट पे वोट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है कि इससे सिर्फ यह है कि मुसलमानों को वोटिंग से दूर रखा जाए, उनका वोट ऑफ परसेंटेज कम किया जाए 6 बजे से सुबह और शाम 6 बजे तक। ये रोजा करीब 14.5-15 घंटे का रोजा है और ये रोजा आमतौर पे मुसलमान रखते हैं बड़ी तादाद में, और जिसमें पानी और खाना कुछ भी नहीं हम ले सकते। कोई ऐसा हो सकता है कि वो इतनी तवानाई कहां से ले आएगा कि कैसे वो काम कर लेगा। नहीं, लेकिन इसी बीच अब जो जिस मौजू पर हम लोग आज बात कर रहे हैं कि इलेक्शन वोटिंग शुरू होने का वक्त 7 के बजाय 5 बजे कर दिया जाए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब ईसी को कहा है कि गौर किया जाए। इस पर अब क्या आपकी राय है? नहीं, बिल्कुल सुबह 5 बजे से वोटिंग हो जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी हमारे। क्योंकि ये आज का जो पारा है वो 44 के करीब पारा है। जो टेम्परेचर के हालात हैं इस कदर सख्त है कि ऐसे हालात में आदमी कैसे वोट दे करेगा। अगर 7 बजे से वोटिंग होगी, 7 बजे शबाब पे जो है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा इस वक्त, जरा सा रोकना चाहूंगा इस वक्त। एक बहुत अहम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके लिए चल रहे हैं। कैसे डिस्कस हुआ? मुझे लगता है कि मैं इतना पहले जवाब दे दूं। दीजिए। Ravish, this whole narrative that Pulwama was not part of the whole new dossier और कश्मीर से बहुत सारी चीजें नहीं जोड़ी गई थी, तो अगर ये चीजें नहीं जोड़नी थी तो फिर 2006 का इशू इतना लंबा क्यों ड्रैग हुआ? मतलब कुछ तो नया दिया गया है जिसकी वजह से which China is saying that it was they believe that it was convincing। देखिए, इसके पहले तो मैं हिंदी में जवाब दे दूं क्योंकि आपने सवाल पूछा था। काफ़ी पहलू हैं इसके। मैं सबसे पहले तो जो कल हमारी प्रतिक्रिया जो थी, जो हमने कल रात आप सबके साथ साझा की थी, उसमें हमने ये कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सैंक्शंस कमेटी है 1267, उनके डिसीजन का, उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। यह फैसला भारत के पोजीशन के अनुकूल था और जो जानकारी भारत ने मसूद अजहर के बारे में और जैश ए मोहम्मद के बारे में जो सैंक्शंस कमेटी के सारे सदस्यों को दिया था, वो उसके अनुरूप था जो फैसला हुआ। दूसरा, हमने ये भी कहा कि ये जो फैसला हुआ ये सही दिशा में एक कदम भी था। जो आतंकवाद और इसके समर्थक के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जो इंटरनेशनल रिजॉल्व है, वो दर्शाता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना, उनके जो नेता हैं, जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। उससे जुड़ी हुई 2-3 चीजें हैं। देयर आर फ्यू रिलेटेड पॉइंट्स which some of you have asked. What has been offered? Let me make it very, very clear. We do not negotiate with any country on terrorism and on matters related to the security of the country. China has already given an explanation why the hold has been lifted. On why Pulwama has been omitted from the notification. Please understand that our objective all along has been the designation of Masood Azhar as a terrorist. The process started way back in 2009. In 2016 and 17, another effort was made.
the designation is not based on a specific incident, but on the basis of evidence which we have shared with the members of the 1267 Sanctions Committee, linking Masood Azhar to several acts of terrorism. If you look at the UN notification, it very clearly states that Masood Azhar was listed for participating in the financing, planning, facilitating, and perpetrating terrorist activities associated with Jaish-e-Mohammed. This broadly covers all terror activities which Masood Azhar has been involved in. There are elements being introduced to divert the attention from, and especially from Pakistan, on this huge diplomatic setback which they have suffered. Frankly, they have no choice. They can't welcome the decision. They can't criticize the decision. In both cases, there will be criticism at home for them. So the only option left for them is to kind of pick up some holes which they think exist. But as far as we are concerned, these are all irrelevant details. The notification is not supposed to be a biodata of the terrorist. It is not supposed to list all the terror acts committed by an individual. Any other question which I have left out? Yeah. The irrelevant details that you spoke about, what is interesting is you said the process started in 2009. Yet actually the listing does not mention any specific act by Masood Azhar since 2009. It refers to something he did in Afghanistan in 2009, nothing specific after that. When we look at the listings of some of the other terrorist leaders based in Pakistan over the last few years, they made it very clear that it is about their terror activities in Kashmir. The question really is, if India has done the heavy lifting, if India has taken this to its conclusion over a period of 10 years, then why is it that India has no mention in this listing at all? No, so Hasani, I did mention that when we introduced this proposal in 2009, and all along the proposal has been to designate Masood Azhar as a terrorist. I also mentioned that given the number of terrorist acts committed by Masood Azhar, it is not supposed to be a biodata of all his terrorist acts. For us, what is important is that he has been designated as a terrorist, and I can tell you that the terror attack in Pulwama did play a role in coming to this decision, and I don't think there is any further to add to this. I think there was one question left on what happens next. You see, no, I mean, look, yes, I think frankly for me to share the background information as to how the whole thing was conducted would be difficult, and the exact moment when this decision was taken, I think there are certain things which I think should be left to us. The information on what will happen next is in the public domain. According to the Sanctions Committee, Pakistan and all other states, they are basically required to take 3 steps. The first is to freeze the funds and other financial assets of Masood Azhar. The second is that there will be an imposition of travel ban on Masood Azhar. And third, there will also be an arms embargo to prevent direct or indirect supply of arms to the individual. Now, Pakistan is responsible to the international community to take such actions as demanded by the UN Sanctions Committee. And if you go through the details, you will realize that the 1267 Sanctions Committee has also been mandated to oversee the implementations of the sanctions and the measures which have been put in place. We and the international community, we have been demanding
Pakistan to fulfill its international obligations by taking credible, verifiable and irreversible action. तो इस वक्त आप सुन रहे थे रवीश कुमार को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बातें मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह से मसूद अजहर पर जो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसे आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है, तो इस पर जो कुछ मीडिया के सवालात थे उनका जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि कोई स्पेसिफिक केस, इस बारे में जब सवाल किया गया कि पुलवामा का जिक्र इस लिस्ट में क्यों नहीं था या कश्मीर की एक्टिविटीज में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जैश ने जितनी भी टेरर एक्टिविटीज किए हैं उनके मद्देनजर ये उन पर बैन लगाया जाता है, और जैश के साथ साथ जो मसूद अजहर पर बैन है उसमें क्या अब करना होगा, उसके फंड्स को जो है, जायदाद को, फंड्स को फ्रीज किया जा सकेगा, पाकिस्तान को करना है। ट्रैवल बैन होगा, जितने भी मेंबर ममालिक हैं वहां का वो सफर नहीं कर सकते, और साथ ही जो आर्म्स की डील होती है वो इंडिविजुअल को इन ममालिक की तरफ से नहीं की जा सकती है। तो ये एक अहम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दफ्तर खारजा के तर्जुमान वहां पर रवीश कुमार इसको ब्रीफ कर रहे थे। अब वापस लौटते हैं अपने मौजू की तरफ। मतीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही महमूद पराचा हैं। माजर चाहूंगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया इधर। महमूद साहब, आपके पास में आ रहा था इस मौजू को लेकर के रमजान में ये उम्मीद जो जगी है कि 7 बजे के बजाय 5 बजे वोटिंग शुरू की जा सकती है, इसी को गौर करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि वोट देने की अहमियत क्या है। जी हाँ, वोट हम किसी के ऊपर देकर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वोट हम इसलिए देते हैं कि हम हर एक मुल्क का बाशिंदा इसका मालिक है और हम अपना केयरटेकर या जो सरकार चलाने वाला है वो चुनते हैं। और रमज़ान के ताल्लुक से जितना मैं समझता हूं कि रमज़ान में कोई भी हमारा काम अगर हम रोकते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या है उसमें कोई तरमीम करते हैं, तो वो फिर रोज़े का उतना कोई ख़ास फ़ायदा रह नहीं जाता है, क्योंकि आप अगर घर में सोते ही रहेंगे तो फिर रोज़ा रखने के लिए क्या फ़ायदा है ऐसा रोज़ा रखने। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी गुजारनी है और उसके ऊपर जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने रखा है वो भी, उस पर भी अमल करना है। ये रोज़े का कॉन्सेप्ट है जी। मगर उसके बाद भी मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं और इसको इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि टाइमिंग तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इसमें कोई भी कानूनी ताकत पूरी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो वो टाइमिंग अगर चेंज भी कर देते हैं तो उससे अगर ऐसा लोगों को फायदा पहुंचता है, जो एक तबका वोट दे सकता है ज्यादा उसमें आके, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन वोट देने सभी को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो और वो चाहे वो कोई व्रत रख रहा हो, रोजा रख रहा हो या नहीं रख रहा हो, क्योंकि ये हमारे अपने लिए है, हमारे अपनी सरकार चुनने के लिए, जो कि हमारे मुल्क को ठीक तरीके से चला सके। जी। इस मामले पर अर्जी गुजार निजाम पाशा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हमारे नुमाइंदे ने उनसे कुछ सवाल किए, ये आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि उनका कहना क्या है, किस वजह कर उन्होंने ये अर्जी दी थी और अब वो क्या महसूस कर रहे हैं। निजाम पाशा को सुनते हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि रमजान को लेकर अब वो तय करें कि वोटिंग का समय क्या होगा। निजाम पाशा वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले ये चुनाव आयोग गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। सर, आप इससे पहले चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने तो इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, बावजूद आप इसके अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहा फिलहाल? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की थी कि चुनाव आयोग ने हमारे रिप्रेजेंटेशन पे कोई जवाब नहीं दिया है, और जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, उसने एक वार्निंग जारी की है कि अगले आने वाले दिनों में भीषण गर्मी रहेगी भारत के और जो स्टेट्स का, भारत के जिन भागों का उन्होंने नाम दिया है अपनी हीट वेव वार्निंग में, वो वही स्टेट्स हैं जो अब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिया है कि वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर फैसला लें, और जो 6 तारीख को पोलिंग है उससे पहले फैसला लें। तो उससे पहले पोलिंग होना होगा, क्योंकि रमजान है और हीट वेव जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर 44 है। ऐसे में कितने समय आप चाहते हैं, क्या टाइम चाहते हैं फिलहाल आप? तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है चुनाव आयोग का, उसमें यह है कि 7 बजे से सुबह को पोलिंग होगी, लेकिन जो सहरी के खत्म होने का वक्त है, जो रोजे का शुरू होने का वक्त है, वो कुछ 3:30-4 बजे का है। तो हमने इसलिए चुनाव आयोग से ये कहा था कि आप 5 बजे से पोलिंग शुरू कर दिए, 2 ही घंटे का फर्क पड़ेगा, और इस 2 घंटे में
खास गर्मी की वजह से वैसे सभी लोग और खासतौर पर मुसलमान जो फिर गर्मी में बाहर नहीं निकल पाएंगे रोजे की वजह से, वो अपना वोट डाल सकेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 6 मई से पहले चुनाव आयोग ये तय करे कि क्या रमजान से पहले जो समय है क्या उस समय में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला लेना होगा। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो अब इंतजार इस बात का है कि वोटिंग जब होनी है 6 तारीख को, 6 मई को, उससे पहले इलेक्शन कमीशन इस बारे में फैसला ले। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इलेक्शन से गौर करे इलेक्शन कमीशन, उम्मीद की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस पर वैसा ही फैसला लेगा जैसा अर्जी गुजार चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो एक भरोसा, एक यकीन है जो हमारे आईनी इदारे हैं उन पर मुल्क के तमाम बाशिंदों और शहरियों का, वो भरोसा और मजीद जो है वो उससे तक़वियत पहुंचेगी। साथ ही साथ जो बात अभी डॉक्टर मतीन ने कही और महमूद पराचा ने कही कि ठीक है, ये नरमी हमारे लिए अगर कर दी जाती है, जो अर्जी गुजार है उनकी तरफ से कह रहे हैं, तो उसमें एक अच्छी बात है। लेकिन ये इतना अहम फरीजा है वोटिंग करना कि इसे हम ये ना समझे कि हम दूसरों पर एहसान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात अभी उन्होंने कही है महमूद पराचा ने। मैं वक्त कम रहने की वजह कर डॉक्टर मतीन आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। आपने अभी सुन लिया अर्जी गुजार को, अब आप बताएं कि क्या अब इस पे कहना है आपका। अर्जी गुजार ने कहा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ। और कम से कम इलेक्शन आयोग को इस बात को सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा गर्मी है और इसमें जो है ऐसे हालात में वो कर रहे हैं और रोजेदार हैं। एक बुनियादी चीज है कि मुसलमान रोजा रखता है और ऐसे रोजे में इस सख्त गर्मी में कि ये बाकायदा इलेक्शन आयोग ना होकर के ये आज की डेट में किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के जेर असर होकर के मुसलमान कम से कम वोट करें, इस चीज पे खालिस लगा हुआ है। ये आपका इल्जाम है, ये आपकी अपनी सोच है। पूरी दुनिया के हालात देखिए कि हम नहीं बिल्कुल ये उन्होंने प्लान करा। इतना लंबा टाइम इलेक्शन का कभी हुआ है? इतना लंबा टाइम इलेक्शन का, इतना लंबा टाइम छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को ये खत्म करने का एक बिल्कुल वो है, ईवीएम को ला करके बिल्कुल तबाह बर्बाद करने के लिए वो किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल्कुल मजाक बिल्कुल सा बना रखा है। इस अंदाज में, जिस अंदाज में आज बैलेट पे वोट ना करा के ईवीएम पे करा रहे हैं। ईवीएम देखिए अभी नोटबंदी में आया कि साहब कैशलेस अकाउंट हो जाएगा। अब कैशलेस कहाँ है भारत के अंदर, बता दीजिए। कौन किसके पास कैश नहीं है? 80,000 के करोड़ के करीब जो है लोग नोट छापे गए हैं। तो बैलेट पेपर छापने के लिए कितना बड़ा वो है, क्यों नहीं बैलेट पेपर छापे जा सकते? ये एक अलग मौजू है जिस पे हम फिर पहले कभी बात कर लेंगे। ये एक अलग मौजू है बहस का। और महमूद पराचा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी भी 2 चीजें सामने हैं। इलेक्शन कमीशन को गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है, इलेक्शन कमीशन गौर करेगा। हो सकता है कि अर्जी गुजार के एन ख्वाहिश के मुताबिक फैसला आ जाए, हो सकता है कि ना भी आए। लेकिन कितनी उम्मीद करनी चाहिए अर्जी गुजार को या मुसलमानों को कि ये फैसला इसी का एन उनके ख्वाहिश के मुताबिक हो पाएगा? देखिए, ये तो अर्जी गुजार साहब ने शायद इस पे कोई रिसर्च की होगी कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या को ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा 5 बजे से अगर रोजे ये इसका वोटिंग का टाइम हो। इस पे मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, ये तो पूछने से ही पता लगेगा। पहली बात ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन कमीशन भी अपने हिसाब से, अब क्योंकि 6 तारीख में 3-4 दिन बचे हैं बीच में, तो उन्होंने जो सरकारी अफसरों के अरेंजमेंट्स कर रखे होंगे, क्या वो 5 बजे से उसका इंतजाम अब तब्दील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें इस पे डिपेंड करती हैं कि क्या पैराफेरनेलिया उससे अवेलेबल है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इसमें मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट जो अभी टाइम होता है उसकी एक्सपायरी भी होती है पार्लियामेंट की, तो इलेक्शन इसी दौरान कराने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही इलेक्शन कमीशन इनका डेट्स तैयार करती है और इन सब चीज़ों को देखते ही ध्यान में रखते हुए ही डेट्स बनाई जाती है। मैं इसीलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको जी
जी राजा साहब, इसको बहुत ही ध्यान से और समझने की बात है, लेकिन हर एक कम्युनिटी को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, मजहब की हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि वोट बहुत ही अहम फरीजा है। उसके बिल्कुल लिए नहीं, मैं आपसे सिर्फ टेक्निकली जरा पूछना चाह रहा हूं, चूंकि आप एक एडवोकेट हैं, इस बारे में कितनी गुंजाइश बनती है कि ईसी का फैसला अर्जी गुजार के आइन मुताबिक होगा? नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि अब क्योंकि टाइम कम है, अगर ये 12 तारीख के लिए हो या 19 तारीख जो 18 तारीख के इलेक्शन है उसके लिए हो, तो शायद ये फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको कंसिडर करके उसके लिए अरेंजमेंट कर सकती है। 6 तारीख के लिए थोड़ा कम टाइम होगा, क्योंकि अफसरों को पोस्ट करना होता है, बहुत बड़े तादाद में अफसर पोस्ट होते हैं, सारा इंतजाम जो होते हैं उनकी टाइमिंग्स जो है बहुत पहले से फिक्स्ड होती हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को मैं ये समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई रिसर्च की गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी को रोजे की वजह से सुबह वोट देने में ज्यादा आसानी होगी, तो इलेक्शन कमीशन को इसको डेफिनेटली पॉजिटिवली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी रोक नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर के वो कोई खास टाइमिंग पे ही इलेक्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मौजू पर बातचीत करने के लिए। और सबसे अहम बात यह कि अर्जी गुजार ने जो ये कहा कि पहले वो ईसी में गए थे, लेकिन ईसी ने उनके बात पर, उनकी अर्जी पर ध्यान नहीं दिया या उन्हें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर जब ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जरिए से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ईसी को फिर कहा है कि वो इस मामले पर गौर करे। उम्मीद करनी चाहिए कि ईसी का फैसला अर्जी गुजार के एन ख्वाहिश के मुताबिक आएगा और एक जो बड़ी कम्युनिटी यहां पर है, जो वोटर है, जो शहरी है, बाशिंदा है, उसे अपने इस आईनी इदारे से कुछ फायदा, कुछ आराम, कुछ राहत मिल पाएगी।